जब तक यह अपील पेंडिंग रहेगी दिल्ली हाई कोर्ट में तब तक के लिए राहत दी गई है। हो सकता है कि पनिशमेंट को और बढ़ा दिया जाए और ने मैटर को सुना है और सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट को भी लगा कि नहीं, इसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो सकता है। पॉक्सो के अंतर्गत सजा दी गई है। यह पॉक्सो का केस बनता ही नहीं है। डीएनए की रिपोर्ट कोर्ट ने अगर कॉग्निजेंस ले लिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यह आता है। ज्यादा इन्फ्लुएंस उनके एफआईआर नहीं लिखी गई, सारी चीजें उसके बाद वो पीड़िता अपने किसी के थ्रू, पत्रकार और वकील साहब के थ्रू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आई और मानते थे। 14 साल पहले सर कोर्ट को मानते थे। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अभी सुप्रीम कोर्ट के परिसर में आने का कारण है दोस्तों, जिस तरीके से कुलदीप सेंगर का मुद्दा गरमाया पिछले 5 दिनों से देखा कि लगातार एक एक्टिविस्ट है, कोई भावना या ना करके वो लगातार दिखाई दे रही है। कभी इंडिया गेट, कभी जंतर मंतर, आज हाई कोर्ट के ऊपर दिखाई दी। तो लगातार उस मुद्दे को उठा रहे हैं जो कि काफ़ी पुराना मुद्दा हो चुका है। और वहाँ पर बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर का जिस तरीके से नाम आया था, ट्रक चला दिया, जला दिया, लड़की, बहुत सी चीज़ें हुई थी। 8 साल तक वो हिरासत में रहने के बाद जब जमानत जैसे ही मिली है तो फिर मोदी, तो फिर आसाराम, तो राम रहीम, तो ये उनकी सरकार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे मुद्दे आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं यहाँ जज साहब ने किस तरीके से उसको बाहर जो भी जमानत मिली है तो कोई ना कोई लॉज के हिसाब से हुआ होगा, किस तरीके से उसको मोदी से रिलेट किया जा रहा है, किस तरीके से सारी चीज़ें हल्ला मचाई जा रही है, आखिर फैक्ट क्या है, उन्हीं को जानने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में आया। हमारे साथ आप देख सकते हैं विशाल जी हैं, सूरज जी हैं और साहब आशीष जी। तो इन लोगों से अब मैं इन चीज़ों को, फैक्ट को समझते हैं। पहले आखिर माजरा क्या है, क्या पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि वो लगातार वो जो कार्यकर्ता है वो लगातार दिखाई दे रही है हर जगह पे। तो खैर समझते हैं, क्योंकि रेप का और बहुत हीनियस क्राइम का जो आरोप है और 8 साल तक हिरासत में रहना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा करता है कि आखिर 8 साल रहने के बाद वो कैसे जमानत उन्हें मिल जाती है, आखिर केस जा कहाँ रहा है। विशाल जी, पहले आपसे शुरू करूंगा। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि लोगों के बीच ये इस जजमेंट का गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कि उनके आजीवन कारावास के जो सजा सुनाई गई है ऑनरेबल 30 हजारी कोर्ट के द्वारा, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको बस जब तक यह अपील पेंडिंग रहेगी दिल्ली हाई कोर्ट में तब तक के लिए राहत दी गई है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे एक्यूज पहले भी ऐसे हुए हैं और यह क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का भाग है। अंडर सेक्शन 389 ऑफ द सीआरपीसी रीड विद सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी, जिसमें यह कहा जाता है कि टिल द सस्पेंशन इज टिल द पेंडिंग ऑफ द अपील। तो जब तक यह अपील पेंडिंग है तब तक के लिए सस्पेंड किया गया है। अगर यह अपील जो लाया गया है उसको अपहेल्ड कर दिया जाता है, 30 हजारी कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया जाता है, तो उनको फिर से आजीवन कारावास भी होगा। हो सकता है कि पनिशमेंट को और बढ़ा दिया जाए और कैपिटल पनिशमेंट भी दे दिया जा सकता है। तो लोगों को गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। ऑनरेबल जजेस के बारे में मीडिया में और सोशल मीडिया में गलत बोला जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे फ्लॉज आए थे जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने मैटर को सुना है और सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट को भी लगा कि नहीं, इसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर वो एक्विट हो जाते हैं या बरी हो जाते हैं, कन्विक्ट नहीं होते हैं, तो फिर इतने सालों तक वो जेल में जो रहेंगे वो कहीं ना कहीं समाज की, कानून की और सबकी हानि होगी। क्योंकि जब एक ऐसे व्यक्ति को आप जेल में रखते हैं जिसने कोई क्राइम नहीं किया है तो ये कानून का फेल्योर माना जाता है। अभी इस केस में मैं बता रहा हूं, पूरे देश की संवेदना इसके साथ जुड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे फ्लॉज सामने आए हैं। पहला मैं बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने जो कि यह माना है कि इसको पॉक्सो के अंतर्गत सजा दी गई है, यह पॉक्सो का केस बनता ही नहीं है। डीएनए की रिपोर्ट, एम्स दिल्ली की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें ऑनरेबल एम्स दिल्ली का कहना है कि लड़की का जब बोन का जो डीएनए लिया गया उससे पाया गया कि ये 18 साल के ऊपर है। उसके पहले भी उन्नाव के मेडिकल कॉलेज का और आरएमएल लखनऊ का रिपोर्ट आया था जिसमें यह माना गया था कि ये 18 साल के ऊपर है। उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने और 30 हजारी की कोर्ट ने कोई विश्वास नहीं किया। उसके बाद एम्स दिल्ली के पास भेजा गया। एम्स दिल्ली ने जब कहा कि नहीं, ये लड़की मेजर है, माइनर नहीं है, तभी उस बात को माना गया है। और एम्स दिल्ली की बात को मानने के बाद जब ये पॉक्सो का केस बनता नहीं है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने युवा कुमार के केस में 2023 में जो डिसाइड किया गया है उसमें कह दिया है कि अगर 1 साल 2 साल का आगे पीछे गैप है तो उसमें माना जाएगा कि वो माइनर नहीं है, मेजर है।
तो कहीं ना कहीं जो कोरोबरेटिव ऑफ एविडेंस हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले 6 साल से जो पेंडिंग चल रहा था, कई बहस भी हुई है, उसमें यह कहना कि यह गलत है वो बिल्कुल ही अन्यायपूर्वक है, गलत है। जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें राइट्स देता है उसी राइट्स को अवेल करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है। उसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जजों के ऊपर करप्शन का चार्ज लगा देना, उनके ऊपर उंगली उठा देना, उनको बिका हुआ कहना, यह बहुत ही गलत है। और ऑनरेबल कोर्ट ने अगर कॉग्निजेंस ले लिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यह आता है और उन्हें जेल भी जाना होगा जो लोग मीडिया में या सोशल मीडिया में ऐसे जजेस के खिलाफ गलत बोल रहे हैं। तीसरा चीज मैं कहना चाहूंगा, जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो 2.5 महीने बाद हुआ है। चौथा चीज मैं इसमें कहना चाहता हूं, सीडीआर रिपोर्ट जो निकाली गई है, उस सीडीआर रिपोर्ट में साफ साफ पाया गया है कि जो मेन एक्यूज्ड है वो जहां पे इंसिडेंट हुआ है उस इंसिडेंट से 14 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो कैसे यह पॉसिबल हो सकता है कि 14 किलोमीटर दूर से कोई व्यक्ति ऐसे कर दे। पांचवा चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो लड़की है वो 8 बजे रात से लेकर 9 बजे रात तक किसी से फोन पर बात कर रही थी, ये सीडीआर रिपोर्ट भी कहती है। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनके बयान में भी आया है कि हाँ हम मानते हैं कि 8 से 9 तक बात कर रही थी, उसी का मोबाइल नंबर है और उसको वेरीफाई भी किया गया। छठा चीज मैं इसमें बताना चाहता हूं कि 4 तारीख को यह घटना हुई थी, फिर 10 तारीख को फिर से उन लोगों ने बुलाया तो लड़की वहां पे गई, फिर से उसके साथ रेप हुआ है। तो यह भी कहीं ना कहीं से एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि जब 4 तारीख को आपके साथ रेप हुआ था, उन्हीं लोगों के बुलाने पर आप 10 तारीख को क्यों गए। 7वां पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि लड़की अपने बयान में बहुत बार ऐसी चीजें कह रही है जो कि मिल नहीं रहा है, मिसमैच हो रहा है। जैसे कि एक बहुत ही बड़े मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उस लड़की ने कहा है कि 6 बजे के करीब मेरे साथ रेप हुआ। एफआईआर में लिखा गया है कि 8 से 8:30 के बजे रेप हुआ। तो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों पे ऑनरेबल हाई कोर्ट सुन रही है और ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये लगा कि टिल द पेंडेंसी ऑफ अपील इनके सेंटेंस को सस्पेंड किया जाए, तब तक ये बेल पर, और बेल में कई सारे ऐसे ग्राउंड भी लिखे कि ये 5 किलोमीटर की रेडियस से दूरी से रहेंगे, लड़की को दिल्ली को छोड़ नहीं सकते हैं, हर सोमवार को कोर्ट में जाकर और पुलिस थाने में जाकर अपनी हाजिरी पेश करेंगे। और सबसे बड़ा ग्राउंड इसमें लिखा गया है कि अगर इनके द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जाती है जो कि पीड़िता को परेशान करे तो इनको फिर से ये कैंसिल करके फिर से जेल में डाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही रीजन ऑर्डर दिया है, विद इन द जुरिडिक्शन दिया है, और यह अधिकार सभी एक्यूज्ड का है। और अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम यह भी मानते हैं कि जो एक्यूज्ड है उसके भी सर्टेन फंडामेंटल राइट है, उसको अवेल करना चाहिए, उसको अपहेल्ड करना चाहिए। किसी के ऊपर आरोप लगा देना और आरोप को सिद्ध करना बहुत ही अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ पे आरोप अभी सिद्ध नहीं हुआ है, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सिद्ध कर दिया है, लेकिन अपीलेट कोर्ट में अभी सिद्ध नहीं हुआ है। और इन सब मुद्दों पर 25 ऐसे पॉइंट बने हैं, ऐसे मुद्दे बने हैं जिस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट को लगता है कि इसको सुनना जाना चाहिए। पूरे अपील अभी वो सुनेगा, डिसाइड कर देगा। हो सकता है कि जो आजीवन कारावास हो कैपिटल पनिशमेंट में बदल जाए, लेकिन न्याय व्यवस्था से भरोसा उठा लेना, उन पर विश्वास न करना, यह बहुत ही गलत है। भारत में जो जुडिशियल सिस्टम फॉलो होता है उस जुडिशियल सिस्टम में यह कहना गलत है कि किसी एक पर्टिकुलर जज ने ऐसे पैसे लेकर बिक गए या फिर ऐसे गलत निर्णय दिया, क्योंकि इनके ऊपर एक गार्जियन के तौर पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे जजमेंट को देखेगा और उसके बाद ही कोई चीज सामने निकल कर आएगी। तो यह कहना कि जजेस ने ऐसा कर दिया, मेरे हिसाब से गलत है। किसी भी जज के ऊपर उंगली उठाना बहुत ही गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। 8 साल किसी न किसी कोर्ट के ऑर्डर से ही थे ना अंदर, और इतने मतलब रुतबे वकार आदमी, और जिस तरह देखे मीडिया में कितना हाइप हुआ है केस को, कितना मतलब देखिए विशाल जी ने भी कहा, काफ़ी किंतु परंतु लगाए। अगर इतना ऐसा ओहदे वाला आदमी बाहर होता है तो क्या गारंटी है कि वो सेफ है परिवार जिसके साथ? बिल्कुल, ये ऑनरेबल जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर साहब के बेंच ने सोमवार को ये जजमेंट पास किया है कि इसमें जो इनको जो है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल जो है आप उनको सेंटेंस को सस्पेंड किया है। ये हमें लगता है कि बहुत हाइपर टेक्निकल ग्राउंड पे जाके वो किए हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा ये कहना है कि उन्होंने जो पीड़िता के साथ जो किया था, जो सामूहिक दुष्कर्म हुए, पॉक्सो एक्ट लगे हैं बहुत। हाँ, वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनके एफआईआर नहीं लिखी गई, सारी चीज़ें। उसके बाद वो पीड़िता अपने किसी के थ्रू, पत्रकार और वकील साहब के थ्रू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आई, और पूरे जो वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था उसको एसपी ऑफिस में बैठाया जाता था। जबकि नियम यह है, सीआरपीसी कहता है 154 कि जो रेप विक्टिम है उसके लिए रेप घर पे जा करके बयान लेगी महिला अधिकारी, या अगर वो
थाने आती है तो सेपरेट रूम में जाके महिला काउंसलर काउंसलिंग करेगी, महिला अधिकारी उसके रिटर्न में लिखेगी एक चीज़ और तुरंत 164 का बयान होगा। ये जो सर अभी कह रहे थे कि मीडिया बाइट में कह रही है, मीडिया के में दिए गए इंटरव्यू का कोई एविडेंसली वैल्यू नहीं होता है। 154, 161, 164 में अगर कोई डिफरेंसेज भी है तो मैटर ऑफ ट्रायल है, जो कि हजरतदीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस संजीव खन्ना ने क्लियर कर दिया। अब आ जाइए कि इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे आया गया। क्रिमिनल जो ट्रांसफर पिटीशन होता है, क्रिमिनल मैटर में 2 ट्रांसफर पिटीशन, सिविल और क्रिमिनल ट्रांसफर पिटीशन बहुत ही रेयर केस में होता है कि किसी स्टेट में अगर कोई घटना हुई, वहाँ पे अगर जो एक्यूज्ड है वो प्रोमिनेंट है, थ्रेटन कर रहा है अगर एक्यूज्ड विक्टिम को, विक्टिम के घर वाले को, तो उसको ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे 2018 में ये मैटर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट के बाद इस मैटर को दिल्ली ट्रांसफर किया गया। एक साथ ये भी कि इसको डे टू डे हेयरिंग बेसिस पे उसको बोलते हैं एक्सपेडाइट हेयरिंग, डे टू डे बेसिस पे इसको कराया जाए। प्रोसिक्यूशन के एक एविडेंस को स्क्रूटनी करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद डिफेंस भी अपने एविडेंस लाया। क्रिमिनल जुडिस्प्रूडेंस ये कहता है कि एडवर्सल सिस्टम ऑफ जुडिस्प्रूडेंस है, मीनिंग देयर बाय यानी प्रोसिक्यूशन को यानी विक्टिम को ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो अक्यूज्ड है रीजनेबल बियॉन्ड डाउट ये घटना किया है। 30,000 सत्र न्यायालय ने इनको आजीवन कारावास दिया है दोनों तरफ के, अभियोजन के गवाही के बाद और प्रति परीक्षा में और उसके गवाही के बाद, एक्यूज के भी उसके बाद, एविडेंस के एवोल्यूशन के बाद। इन्होंने फिर 2019 में क्रिमिनल अपील फाइल की। 2019 से लेकर 25 तक इनकी क्रिमिनल अपील ऐसी पेंडिंग थी। ड्यूरिंग अभी कुछ दिन पहले इनकी इस एप्लीकेशन पे हेयरिंग, अभी अपील पेंडिंग है, ध्यान रहे, अभी भी ये टेक्निकल देखा जाए तो आजीवन कारावास की भुक्त हो गई है। बस ये है कि इनकी अपील चल रही है। एक्यूज्ड के इस केस में एक्यूज्ड के फादर का एक्सपायर हो जाना, एक्यूज्ड का चाची को ट्रक से 11 बार, वो भी उस तरीके से देखा जाए तो जो ये तो सब मीडिया में चली है, क्या ये फैक्ट है? नहीं, बिल्कुल फैक्ट है, एक एक चीज़ फैक्ट है। और दूसरी बात यह है कि इस सीधी सी बात है सर, एक जनरल कहावत है, धुआं वहीं उड़ता जहां आग लगी होती है। अगर नहीं, वही बता रहा हूँ, उसी वही तो मैं कह रहा हूँ, हाइपर टेक्निकल है। वो कह रहे हैं जज साहब, क्या गारंटी है ट्रक ना चला दे फिर? बिल्कुल वही बात है। महेंद्र चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में, जो आसाराम के केस में जानते होंगे, आसाराम जेल के अंदर रहते रहे तो कई भी गवाह को मरवा दिए, उसी में आया था विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम। यानी सरकार ये इंश्योर करेगी किसी भी क्रिमिनल केस में जहां पे एक्यूज प्रोमिनेंट है या थ्रेटन करता है किसी विक्टिम को या उसको या किसी भी विटनेस को, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है उसको सुरक्षा, यहाँ सुरक्षा भी मुहैया कराई गई। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे तरीके से सुनियोजित तरीके से सुरक्षा भी लड़कियों की हटाई जा रही है, इनकी विक्टिम के और उनके घर वालों की। तभी तो उनके फादर मर गए। और हाँ, कुलदीप सेंगर इनके फादर के भी मर्डर चार्ज में अंदर है। अभी इनको बेल नहीं मिलेगी, बेल अभी उनको उसमें भी लेना पड़ेगा। फिर जब दोनों में बेल हो जाएगी, इसमें तो बेल अभी फिलहाल हो गई, एक्चुअल बाहर नहीं है वो टेक्निकल। अभी पीड़िता के फादर भी एक्सपायर हुए हैं इस पूरे केस में। अगर किसी ने बाहर नहीं आया, आपका सवाल और जो हमारे विद्वान साथी है विशाल जी का था कि 8 साल जेल में रहा, वो तो बंदा सिर्फ 8 साल जेल में रहा। और आपको भी पता है दिल्ली के सत्येंद्र जैन और सारे पॉलिटिकल नेताओं को जेल घर बराबर ही होता है, उनको प्रशासन से मिली भगत होता है, उनको पूरी फैसिलिटी मिलती है। अभी देखे होंगे सत्येंद्र जैन का आया था मसाज करा। लेकिन हाँ, उसी पे मैं कह रहा हूँ, पीड़िता ने अपनी चाची को खोया, मामी खोया, जो भी थे उनके रिलेटिव्स खोए, पीड़िता के ऊपर अटैक हुए, 200 टाके लगे हुए, पीड़िता के फादर के जुडिशियल कस्टडी में मौत हो गई, उसकी भी सूचना अलग से वो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग होनी चाहिए थी। ये पूरी तरीके से राजनीतिक दबाव में वहाँ वो गवाही नहीं हो सकती थी, वो चीज नहीं हुई, दबाने की पूरी कोशिश की गई। वो तो धन्यवाद देना चाहिए कि 30,000 में सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने ट्रांसफर किया, 30,000 में जज साहब ने पूरे एक एक चीज़ का वैल्यूएशन करते हुए किया है। यहाँ पे अब पीड़िता के पास ये पूरा अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट में आए और जो वैद्यनाथन साहब और सुब्रमण्यम प्रसाद साहब का जो जजमेंट है उसको चैलेंज करे। हाँ, लेकिन इस चैनल के साथ मैं ये भी कहूँगा कि पीड़िता और उनके घर वाले और जो भी एनजीओ की महिलाएं जो जज साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रही हैं, कल मैं देख रहा था कि कहीं पे वो जज साहब को सीधे टारगेट करके पैसे लेके बिक गया, ये गलत है, वही चीजें ये गलत है। मैं इसको कंडेम करूंगा यहाँ पे दोनों तरफ से हो रही हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे दो देखिए बहुत सारी जजमेंट, जाहिर हबीबुल्लाह हसीक स्टेट ऑफ गुजरात का जजमेंट है, एसएस महातर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जजमेंट है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप एक्यूज के राइट को डिटरमाइन कर रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो विक्टिम के राइट है उसका वायलेशन ना हो। इस केस में वही हो रहा है ना, अगर एक तरफ उसके फादर एक्सपायर कर गए, अब उसको मार पीट रहे हो, उसके अब कई दिन तक एबडक्ट थी वो, तो ये चीज़ें हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आप उसको ध्यान रखिए और इस पे पीड़िता को चाहिए कि किसी भी तरीके के चैनल पे बैठ देने से बचे। जज साहब पे इस तरीके से प्रेशर बना के, हो सकता है, देखिए सीधी सी बात है, हर जज का अपने एक रीजनिंग है। कई इतिहास में कई केसेज आए, जैसे फॉर आप काठी कालू अवार्ड का जजमेंट है एक, और तोकाराम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट है। उसमें ये हुआ कि सेशन कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, वो मतलब सेट असाइड कर, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सेट असाइड कर दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जजमेंट अभी 30,000 कोर्ट ने इनको आजीवन करवा दिया, अभी अपील पेंडिंग है, बहुत सारी ड्यूरिंग पेंडेंसी बहुत सारी चीज़ें आनी है। अब वो अपील होगी, क्या पता अपील अपहेल्ड हो जाए।
या फिर सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में उनके पास आने का था। अभी वो मैं चाहता हूँ कि उनके वकील साहब या वो खुद ये चीज़ मीडिया बाइट में देने से बचें। वो ये कहें कि हाँ, उचित फोरम जो सुप्रीम कोर्ट है, हम उसमें अर्जेंसी लगा के हाँ SLP फाइल कर रहे हैं, उस सस्पेंड ऑफ सेंटेंस जो ऑर्डर है उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन अब जज के ऊपर आप इस तरीके से प्रेशर डालोगे, सीधा बोलना कि आप पैसा ले लिया, तो ये कहीं ना कहीं जुडिशियल इंडिपेंडेंस को एक थ्रेट है। इस तरीके से फिर आप तो ये हो जाएगा एक सेलेक्टिव, अगर हमें हमारा मीठा मीठा लॉप लॉप तीता तीता थू थू वाली बात हो जाएगी कि भाई आप जो आपने फेवर किया। तो मैं मानता हूँ कि वो इस चीज़ को समझें और आगे से किसी भी चैनल पे इस तरीके के आरोप लगाने से बचें। क्या देख रहे हैं मतलब जिस तरीके से लगातार वो बार-बार जो धरना दे रहे हैं जगह जगह पे, तो क्या कह रहे हैं, ये राजनीति है या कुछ है फैक्ट? ये सिर्फ राजनीति है और पॉपुलर होने के लिए ऐसा किया जा रहा है। मैं आपको 2-4 केसेस इसी महीने के बताना चाहता हूं जो कि डिसाइड भी हुआ और जिससे लोग आहत भी थे। पहला केस मैं बताना चाहता हूं, निठारी हत्याकांड। 16 साल, 14 साल, 13 साल की बच्चियों के साथ रेप हुआ। रेप होने के बाद उनको हत्या की गई। हत्या करने के बाद उनकी बॉडी को चॉप करके पकाया गया और मीट के तौर पर खाया गया। ऐसे व्यक्ति को भी एविडेंस के अभाव में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि ये गलत हुआ वो सही हुआ या मोरालिटी, ये लाल का भी जी, इमोशनल और मोरालिटी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं चलता। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, 1996 में गाजियाबाद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ और उसमें जो एक्यूज था उसने कन्फेस किया, लेकिन उसके बाद भी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी महीने, जिसमें 50 लोगों की मृत्यु भी हुई है, उनको छोड़ दिया, बरी कर दिया और कहा कि एक्यूज्ड का कन्फेशन इनएडमिसिबल है। तो कहीं ना कहीं हम इमोशनल होना हो के कानून के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे और कानून के मुद्दों में जो प्रोविजन दिया गया है जिसमें कहा जाते हैं बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट, प्रोसिक्यूशन को यह कहना पड़ेगा कि इसने क्राइम किया है, तभी वो एक्यूज्ड कन्विक्ट होगा। तो इस पर आगे बढ़ना पड़ेगा, न कि यह कहना कि वो लड़की है या वो लड़का है या वो पशु है या जानवर है या क्या है, क्योंकि कानून सबके लिए एक बराबर है और कानून एक बराबर होने के बाद सबको वही अधिकार देता है। इसमें कहीं से भी इनके सेंटेंस जो आजीवन कारावास है उसको सस्पेंड नहीं किया गया है। जब तक अपील पेंडिंग रहेगी तब तक के लिए उनके उस सस्पेंड को सस्पेंड किया गया है, सेंटेंस को ना किया जी, एक्चुअल बाहर भी नहीं आए हैं। और जैसे लड़ने 30,000 कोर्ट ने 1 साल में डिसाइड कर दिया, हो सकता है कि हाई कोर्ट भी 1 साल में इस मैटर को डिसाइड कर दे, उनको कैपिटल पनिशमेंट मिले, हो सकता है फांसी की सजा मिले, हो सकता है आजीवन कारावास के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कठोर दंड भी लगाए, 25 लाख का मुचलका, 50 लाख लड़की को या उनके परिवार वालों को ये भी दे। तो कहीं ना कहीं हमें अपने जुडिशरी सिस्टम पर विश्वास करना चाहिए। जो ऑर्डर है उसको बहुत पढ़ना चाहिए, तभी उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। विदाउट रीजन आप किसी ऑर्डर के अगर गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। एज एन प्रूडेंट मैन ऑफ द सोसाइटी आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये ऑर्डर किस चीज के लिए आया है और किस विषय पर आया गया है। क्या सीआरपीसी का प्रोविजन गलत था जो संसद ने बनाया था? अगर गलत था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक गाइडलाइन देना चाहिए पार्लियामेंट को कि ऐसे हीनियस क्राइम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की वैलिडिटी को नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट बहुत ही रीजन था और अभी सबको यह समझना चाहिए कि जो यह जजमेंट आया हुआ है वो उनके सस्पेंशन के लिए नहीं है। जब तक अपील पेंडिंग है तभी तक वो बाहर रह सकते हैं, जबकि अभी बाहर भी नहीं, अभी जेल में है। उनका 2-3 बेल अभी पड़ेगा, जब बेल मिलेगा तभी आएंगे। हत्या के 302 के चार्जेस में है। तो ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि उनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कर दिया गया है। उनको सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जब तक अपील डिसाइड नहीं हो जाती तब तक के लिए ऑर्डर आया है और इस ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो जिस तरीके से एक समाज सेवी साथ में है, आप कैसे देख रहे हैं सर? आप काउंटर करेंगे या आप भी सहमत हैं कि पीड़िता ही मतलब इंडियन जुडिशरी एक फिल्टर सिस्टम की तरह से काम करती है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आती है। डिस्ट्रिक्ट वही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जब पीड़िता को के घरों पे मतलब अटैक किया जा रहा था, उसके मतलब विटनेस को अटैक किया जा रहा था, इसी कोर्ट ने जजमेंट दिया, 30,000 कोर्ट में ट्रांसफ़र किया है केस, वहाँ से उनको कन्विक्शंस भी हुआ, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। ह्यूमन है, ह्यूमन एरर हो सकता है कि जज साहब ग्राउंड उनके सामने ऐसे आए होंगे कि उसको डिनाई नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत सारे बैगनेस भी हैं ट्रायल में जो दिखा गया है, जैसे सीपीआर सर बोल रहे थे, सीपीआर रिपोर्ट आया उसमें बैगनेस है। तो जज साहब इमोशन से तो डिसाइड नहीं कर सकते कोई चीज़ को। तो अगर चीज़ें आपको लगती है कि यू आर करेक्ट, यू हैव ऑप्शंस
कम सुप्रीम कोर्ट एंड अपील। ट्रायल से कुछ नहीं ये मीडिया ट्रायल से कुछ नहीं होने वाला है, जस्टिस तो कोर्ट ही करेगी। हाँ जी सर। अभी हमने अभी लास्ट कई वीडियो में अपने बात भी की, काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, जिस तरह से फास्ट जस्टिस साहब आए हैं जो सूर्यकांत जी, उन्होंने कहा कि जल्दी से फैसला हो, बहुत सी चीज़ें हों और केस के महत्व को देखा जाए, और बहुत सी चीज़ें हुई, कानून शायद पट्टी भी हटाई गई है। तो क्या अब ये चीज़ें बहुत मीडिया में देखे, मीडिया डाल की बात होती है, लेकिन चीज़ें मीडिया में आती है और ज़मीन पे लोग वही सब देखते सुनते हैं। नहीं, तो देखिए धरातल पे कुछ दिख रहा है कुछ लोगों को कि हाँ जी होता हुआ नजर आ रहा है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत साहब ने बहुत ही साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम किसी भी मीडिया ट्रायल से या पॉलिटिकल प्रेशर से डरने वाले नहीं हैं। हम निर्णय वही देंगे जो देश के हित में होगा, हम बात वही करेंगे जो गरीब जनता के लिए होगा, हम काम वही करेंगे जो हमारे पॉवर्टी को खत्म करे, पुअरनेस को खत्म करे। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक ही शब्द और एक ही वाक्य से पूरे समाज को यह कह दिया है कि इस देश में अगर किसी को जरूरत होगी तो हम आधी रात को भी कोर्ट खोल के बैठेंगे, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि जजेस बिक गए हैं या ऐसा कुछ बिक गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं। अपील करने के बाद ऑनरेबल जस्टिस उसको अपहेल्ड करेंगे या तो फिर उसको फिर से पीछे करेंगे। तो सबको न्याय प्रोसीजर पे भरोसा होना चाहिए, ऐसे आरोप लगा देना बिल्कुल ही गलत है। मेरा मानना है कि न्याय सिस्टम जो इंडिया में बना है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की, अमेंडमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में कहीं से भी यह नहीं कहना चाहिए कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो। अगर आप कोई भाग में यह कहेंगे कि ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम में भी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा एक्यूज्ड और उनके एडवोकेट उठाएंगे, उनकी फैमिली मेम्बर उठाएंगे, क्योंकि यह राइट सबको दिया गया है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत ही रीजन ऑर्डर दिया है। सबको यह मानना चाहिए हमारी संवेदनाएं पीड़िता के साथ है, हमारी भावनाएं पीड़िता के साथ है, लेकिन कानून के पहलू पर जो बात सही है उसे हमें सही कहना चाहिए। पीड़िता को यह समझना चाहिए कि उन्हें आजीवन कारावास अगर लग रहा है कि मिलना चाहिए या लड़ने 30,000 कोर्ट ने दिया है तो वो आगे चलकर भी मिलेगा। न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए, आपका केस बड़े बड़े वकील, अच्छे अच्छे वकील, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में लर्नेड सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब उनका केस लड़ें, क्योंकि वो ऐसे बहुत सारे फ्री में केस करते हैं। तो उनको न्याय व्यवस्था पे भरोसा रखना चाहिए, छोटे से मामले में बिफर नहीं जाना चाहिए। नहीं, यही राम रहीम पता नहीं क्या क्या वो बिल्किस बानो वाला केस, सब कुछ यही मीडिया चला जा, यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है जो उनके केस को, यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है जो उनके केस को उन्नाव से दिल्ली ट्रांसफर की 30,000 दी, जो उनके केस में सीआरपीएफ को तैनात किया, उनके पूरे रिलेटिव के साथ, उनके फैमिली के साथ, उनके साथ पूरी प्रोटेक्शन दी। अभी तक पीड़िता को प्रोटेक्शन है। यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को नज़र बनाई हुई है, देख रही है। एक बार और डिसाइड करके यह भी कहा कि इसको फास्ट ट्रैक पे लिया जाए और जल्दी से इस मैटर को डिसाइड किया जाए। तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पर उंगली उठाना, हमारे जजेस के ऊपर उंगली उठाना, ये गलत है। पहले आप जजमेंट को पढ़िए, देखिए, और सबसे पहले समझना ये है जो कोई लोग बात कर रहे हैं कि उनके आजीवन कारावास के सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक ये अपील पेंडिंग है तब तक उनका सेंटेंस सस्पेंड है। जैसे ही अपील उनके फेवर में, पीड़िता के फेवर में आएगा, लाइफ इंप्रिजमेंट उनका ऐसे ही रहेगा। हो सकता है कि हाई कोर्ट उनको कंपेंसेशन के तौर पर 50 लाख या 1 करोड़ देने के लिए बोले। हो सकता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट डेथ पेनल्टी में बता दे, क्योंकि हीनियस क्राइम है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, तो ही शुड वेट, सी शुड वेट। एंड ऐसे किसी भी केसेस में जज के ऊपर उंगली उठाना, धरने देना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बोलना, यह गलत है। पॉलिटिकल पार्टी तो समझ में आती है, राजनीति तो, लेकिन जज को भी लपेटना और ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से ट्रेंड चला जा रहा है जस्टिस फॉर उन्नाव विक्टिम करके, तो जस्टिस कहीं ना कहीं मिलना है अदालत में ही। और जिस तरीके से केस चल रहा है, जैसे डिसीजन आया, जो भी फैक्ट है उसके ऊपर बात की, और जिस तरीके से ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि बाहर निकल गया है तो कुछ गलत इस्तेमाल करेगा, ताकत का इस्तेमाल। 10 केस में से एक केस में जमानत मिली है, तो इसलिए ये कहना गुमराह करने वाली एक कोशिश है, इसमें कुछ नहीं है। बाकी आपने सुना, फैक्ट के ऊपर बात की, विशाल जी ने सारी चीज़ें रखी फैक्ट के ऊपर, और जो भी चीज़ें होंगी सामने आएंगी, और कानून से ऊपर कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए सर। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।